Hello everyone, I Anjali welcome you all to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. I hope जितना भी अभी तक कराया गया आपको समझ आ रहा है एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है या फिर कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस टॉपिक के लिंक्स भी डाले जा रहे हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। सो आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पर किसी भी पॉइंट में, नॉट रिलेटेड टू ओनली थ्योरम, कोई क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन में भी आते हैं तो आप आपके डाउट्स लो। हमारा जो टारगेट है वो हायर लेवल का है, हमने परफेक्शन को फॉलो करना है। अगर हम अभी से परफेक्ट होंगे तभी तो हम आगे जाकर के बेटर परफॉर्म करेंगे। सो कोई बात नहीं, आपको डाउट्स आते हैं आप डाउट्स लो, किसी क्वेश्चन में आता है तो आप मुझे इनबॉक्स करो, आई विल कंप्लीटली हेल्प यू। लो आप आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करो, आपका कोई फ्रेंड है आप ग्रुप स्टडी करो, आपस में एक दूसरे की हेल्प करो, इससे आपका कंसेप्ट वो और पक्का होएगा और क्लियर होएगा और जो आपका फ्रेंड है उसके भी डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सो मिल करके जब हम काम करेंगे तब हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमने लास्ट लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन स्टडी की थी ना कि क्या होती है। सो अब उसके बेस पर एक थ्योरम है, वो थ्योरम करते हैं। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? टू इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। कोई भी दो इंटीजर्स हैं a एंड b, वो रिलेटिवली प्राइम है इफ एंड ओनली इफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax plus by is equal to 1 has a solution। अब हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि a b जो है उसकी जीसीडी 1 है, रिलेटिवली प्राइम है ना, जीसीडी 1। रिक्वायर्ड टू प्रूव अब हमारे पास क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 1 हैज अ सॉल्यूशन। अब हमें यही प्रूव करना है। चलो ए बी की ना जीसीडी हमें 1 दे रखी है। डिविजिबिलिटी में हमने जीसीडी वाले टॉपिक में किया था, हमारे पास दो ही रिजल्ट आ रहे थे। अगर हम कभी भी जीसीडी की बात कर रहे होते हैं ना तो या तो हम वहां पर जीसीडी की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, या फिर हम क्या करते हैं कि अगर इसकी जीसीडी ये है तो इसके रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेंगे दो इंटीजर्स x नोट y नोट सच दैट ax नोट प्लस by नोट इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ गई? ax नोट प्लस by नोट इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान दें, ये ax प्लस by इज इक्वल टू 1 है और ये कोई सेकंड इक्वेशन कर देते हैं, ये ax नोट by नोट, यानी कि x के जगह x नोट पुट किया हुआ है और y के जगह y नोट पुट किया हुआ है। तो इस इक्वेशन में ये पुट करते हैं, रिजल्ट जो है मेरा वही आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x नोट और y नोट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 x is equals to x naught and y is equals to y naught is solution for linear Diophantine equation 1। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था तो इसका मतलब तो यही था ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वही तो कंडीशन होल्ड हो गई। अब एक पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान रखने वाला था, जो हम ये जीसीडी वाला करते हैं कि ए बी की अगर जीसीडी जो है वो कोई डी है तो एग्जिस्ट करेंगे एम एन इंटीजर्स सच दैट ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू डी। यही चीज करते थे ना हम। अब m और n तो मेरे इंटीजर्स होते थे और वहां तो हमने कोई भी m और n चूज किया था। अगर आप यहाँ पर m और n लिखोगे तो x इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू n, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। हमें तो इंटीजर्स एग्जिस्ट करवाने थे, एग्जिस्ट कर गए
और बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, और इस तरह से एग्जिस्ट करे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हो गया ना सॉल्यूशन उसका। अब कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेकर के चलेंगे और ए एंड बी जो है उनको हम रिलेटिवली प्राइम प्रूव करेंगे। तो अब हम क्या लेट कर लेते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन 1 है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, लेट इक्वेशन 1 हैज अ सॉल्यूशन और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, ए बी की जीसीडी जो है वो 1 है। सो अब हमें इसकी जीसीडी 1 प्रूव करनी है, राइट। लेट कर लेती हूं मैं ए बी की जो जीसीडी है वो कोई डी है। अगर ए बी की जीसीडी डी है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी मेरा ए को डिवाइड करता है और डी मेरा बी को भी डिवाइड करता है। अगर डी ए को और डी बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि डी जो है वो मेरा ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करेगा। अब ये रिजल्ट आप बहुत बार यूज कर चुके हो, तो आपका जो डिविजिबिलिटी का चैप्टर था उसमें आपने काफी बार यूज किया ये थ्योरम, काफी क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करेगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर्स। वही रिजल्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। चलो फर्दर चलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, डी मेरा किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को। पर डी तो मेरा 1 को तभी डिवाइड कर सकता है ना जब ये खुद 1 हो। तो यहाँ से क्या चीज आ गई, डी की वैल्यू 1 और डी जो था वो क्या था, ए बी की जीसीडी, दैट मीन्स ए बी जो है उसकी जीसीडी कितनी आ गई, 1। और यही तो हमें प्रूफ करना था। कमिंग टू द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, एंड इम्पॉर्टेंट भी है ये थ्योरम। सो चलते हैं क्या कहा हुआ है इसके स्टेटमेंट में, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, दैट इज ए और बी की जीसीडी 1 है, एंड x इज इक्वल्स टू x नोट, y इज इक्वल्स टू y नोट इज सोल्यूशन फॉर ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। देन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन आर गिवन बाय, तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे दे आर गिवन बाय x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस बी के, y इज इक्वल्स टू y नॉट माइनस a के, जहां पर k जो है वो मेरा कोई इंटीजर पढ़ा हुआ है। तो चलते हैं इसके प्रूफ पर। हमें a और b जो है वो रिलेटिवली प्राइम दे रखे हैं, गिवन कंडीशन यही है। ऑल्सो इसको हमको इक्वेशन 1 कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू x नोट एंड y इज इक्वल्स टू y नोट इज सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। तो यहां से क्या हुआ, ए एक्स नोट अगर ये सोल्यूशन है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी आ गया। हमें क्या प्रूव करना है कि इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के लिए जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से जाएगी। एक्स नोट और वाई नोट एक सॉल्यूशन हमें गिवन था, अब हम कोई दूसरा सॉल्यूशन x1 और y1 मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं x1 एंड y1 बी सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो x1 और y1 है हमें क्या प्रूव करना है कि इस x1 की जो वैल्यू होएगी वो किस तरह से आएगी हमारे पास, x नॉट प्लस बी के करके, और y1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी y नॉट माइनस ए के। यही का है ना, ऑल द सॉल्यूशंस आर गिवन बाय दिस। तो अब यानी कि x1 और y1 जो इसके सॉल्यूशन है उनकी वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगी। यही हमें प्रूफ करना है ना। आपको थ्योरम्स में ना
एक तो ये पता हो कि गिवन क्या क्या दे रखा है, दूसरा आपको ये जरूर पता हो कि प्रूफ क्या करना है। उसके बाद ही आप गिवन कंडीशंस को मैनिपुलेट करके प्रूफ पर आ सकते हो। सो चलते हैं x1 और y1 की वैल्यू चेक करते हैं, फाइंड करते हैं कि क्या आएगी। ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड माइनस सेकंड कर दो, क्योंकि आप ध्यान से देखो जो x1 और y1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, x1 वाले में तो मेरा b आ रहा है, y1 वाले में मेरा a आ रहा है, तो c तो आ ही नहीं रहा ना कहीं, c तो हमें चाहिए ही नहीं। एलिमिनेट कर देते हैं c को। टर्म्स को आप एनालाइज करो ना, ऑब्जर्व करो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सो थर्ड माइनस सेकंड करते, क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू x1 माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू माइनस b इंटू y1 माइनस y नोट। यहाँ का जो प्लस b इंटू y1 माइनस y नोट था उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके, फर्दर अब यहाँ से हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, a इंटू में दिस इज इक्वल्स टू माइनस b इंटू में दिस, और यू कैन से a इंटू x1 माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू b इंटू में y नॉट माइनस y1। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कोई ना कोई इंटीजर्स हैं ये मेरे, a इंटू में दिस इज इक्वल्स टू b इंटू में सम इंटीजर पड़ा है। अगर इस तरह से पड़ा हुआ है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि b जो है वो मेरा a इंटू x1 माइनस एक्स नोट को डिवाइड करता है। फर्दर a और b जो है वो तो मेरे को प्राइम गिवन है। फिर से रिजल्ट आ गया कि अगर ये रिजल्ट आपने किया हुआ ना, a डिवाइड करता है b c को, a और b की जीसीडी 1 है, तो a जो है वो किसको डिवाइड करेगा, c को। डिविजिबिलिटी में किया है आपने ये रिजल्ट। अब यहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन पड़ी हुई है ना, तो दैट मीन्स b जो है वो मेरा किसको डिवाइड कर रहा है, x1 माइनस एक्स नोट को। b जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। अगर b इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू b इंटू में सम इंटीजर, जहां पर k जो है वो मेरा कोई इंटीजर पड़ा हुआ है। दैट इज x1 की वैल्यू क्या आ गई, x नोट प्लस b k, और यही तो हमें प्रूफ करना था। x1 की जो वैल्यू थी हमें क्या लेकर के आनी थी, x नोट प्लस b k। इसी तरह से आप y1 की वैल्यू ला सकते हो। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y1 की वैल्यू चाहिए। क्या क्या टर्म्स हैं इसमें, y नोट एंड माइनस a k। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है ना कि a इंटू में x1 माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू माइनस b इंटू y1 माइनस y नोट, यही पड़ा हुआ है। ओके, अब हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। मुझे चाहिए वैल्यू y1 की इन टर्म्स ऑफ y नोट एंड a k। तो इसमें b का कोई काम नहीं है और x1 और x नोट का भी कोई काम नहीं है। तो अब मेरे पास ना एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, x1 की वैल्यू आ गई है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया है। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर दूं। जैसे ही x1 की वैल्यू यहाँ पुट की, x नोट प्लस b के माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू माइनस b y1 माइनस y नोट। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a b k इक्वल्स माइनस b इंटू y1 माइनस y नोट। सो a k इज इक्वल्स टू माइनस y1 माइनस y नोट। y1 माइनस y नोट इज इक्वल्स टू माइनस a k। सो y1 इज इक्वल्स टू y नोट माइनस a k। यही तो आपको प्रूफ करना था। बहुत ही इजी थ्योरम्स है। सॉल्व 5x प्लस 3y इक्वल्स 52। अब हमें सोल्व करना है इस लीनियर डायफेरेंटाइन इक्वेशन को। 5x प्लस 3y इक्वल्स 52, दैट इज दो वेरिएबल मेरे x और y चल रहे हैं, दो अननोन चल रहे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है। सो चेक करते हैं। आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ऑल्दो उसमें लिखा हुआ है सोल्व, बट स्टिल आप
पहला स्टेप ये जरूर करो, सॉल्यूशन चेक जरूर करो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो करते हैं इस क्वेश्चन को। 5 और 3 की जीसीडी प्राइम है, 1 आएगी। ओके 1 जो है वो 52 को डिवाइड करता है, सो दैट मीन्स इसको मैं इक्वेशन 1 कर देती हूँ। एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। अब हमें वो सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हम कैसे निकालें? हमने तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंस वाला मेथड किया था ना, लाइक ax इज इक्वल्स टू, जैसे ये दिया हुआ ax कॉन्ग्रुएंट है b mod m के, राइट? हमने तो इसी के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया था ना। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52। अगर मैं इस ax प्लस by इज इक्वल्स टू c इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, तब तो आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो ना। ये तो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं। तो देखते हैं कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू c को मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ। सो ax प्लस by इज इक्वल्स टू c को मैं कैसे लिख सकती हूँ? जब मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो उस केस में मैं इसको कैसे लिखूं? ax कॉन्ग्रुएंट c mod b। अब आप इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52 था ना, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास क्या चीज बनेगी? 5x कॉन्ग्रुएंट 52 mod 3, यही बनेगा ना। अगर यहाँ पर 5 का मल्टीपल पड़ा होता तो ये इजीली हो जाता ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। अब यहाँ पर 5 का मल्टीपल क्या बन सकता है? या तो 50 बन सकता है। 50 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से चाहिए होगा ना, 0 कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर समथिंग आएगा मोड और यहाँ पर 3। अगर मैं इसको 50 बनाऊं तो यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज और होती थी, यहाँ पर 0 तभी बनेगा अगर यहाँ पर 3 का मल्टीपल पड़ा हुआ। तो यहाँ पर मैं 2 तो पुट नहीं कर सकती ना, क्योंकि 52 माइनस 2 करूंगी तभी तो 50 बनेगा। 2 3 का मल्टीपल थोड़ी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं 55। इसमें 3 ऐड करो 55 बनेगा और 3 का मल्टीपल है। सो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x कॉन्ग्रुएंट 55 mod 3, x कॉन्ग्रुएंट 11 mod 3। 3 3 9, 11 माइनस 9 करूंगी 2 आएगा। 2 जो है वो यहाँ वाले कोफिशिएंट से छोटा है। सो अब हम क्या कर देंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3। ये जो है इसका अब सॉल्यूशन आपका आया है, ठीक है। तो अगर अब फर्दर अब मुझे क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो y की वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू अभी मेरी कंप्लीट नहीं आई है, अभी तो सिर्फ क्या है कि x कॉन्ग्रुएंट है 2 mod 3 के। सो यहाँ से अब कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो मेरा डिवाइड करता है x माइनस 2 को। सो फर्दर यहाँ से डिविजिबिलिटी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू में सम इंटीजर x। सो फर्दर x की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 3k। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं 5 इंटू हमारे पास आया है 2 प्लस 3k प्लस 3y इक्वल्स 52। सो 10 प्लस 15k प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52। सो 3y इज इक्वल्स टू 42 माइनस 15k। 3 कॉमन आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5k। y की वैल्यू हमारी ये आ गई है, जहां पर k जो है वो इंटीजर है।
हमारे पास ना जो ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन पड़ी हुई है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, बस कंडीशन ये है कि a भी नॉन जीरो बी भी नॉन जीरो। अगर आप ध्यान से देखें ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, और जब भी इक्वेशन जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो लेस हो नंबर ऑफ अननोन से, ये रिजल्ट कराया हुआ है नंबर ऑफ अननोन्स आप लेकर के चले हो, जैसे यहाँ पर x और y है, ग्रेटर है नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो ऐसे केस में ना सॉल्यूशंस जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करते हैं। ये कंसेप्ट आपने 10th क्लास में किया हुआ है। पॉलिनोमियल्स में आपने ये चीज करी हुई है कि नंबर ऑफ अननोन जब भी नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं ना तो हमेशा 1 से ज्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। अब y की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये, अब यहाँ पर k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो हमें चेक करना है ना। सो हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, k जो है वो मेरा कोई इंटीजर है, k की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। तो अब 0 पुट करके देखेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू x एंड y की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। सो x एंड y जो उनकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। सो k को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2, और y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी फिर 14। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, यहाँ पुट करके देखो, चेक करो इक्वेशन सेटिस्फाई होती। देन आप k की वैल्यू 1 पुट करके देखो यहाँ पर। सो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 एंड y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9, और ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखो, चेक करो कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से आप k की वैल्यू 2 पुट करके देखो, फिर उसके बाद आप k की वैल्यू 3 पुट करके देखो। अगर 3 पर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है फिर 4 पर चेक करना, बट अगर 3 पर ही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना तो दैट मीन्स आपकी फर्दर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो ओनली पॉसिबल वैल्यूज जो है k की फिर उस केस में क्या हो जाएंगी 0 1 एंड 2।